इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। लगता है जेलेंस्की आखिरी बार जीतने की कोशिश करने में जुट गए हैं। एक तरफ तो ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घबराए हुए जेलेंस्की ने फ्रांस की राजधानी पेरिस का एक बार फिर से रुख किया है, जहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। जेलेंस्की को अब भी लगता है कि फ्रांस यूक्रेन को रूस से बचा लेगा, जबकि दूसरी तरफ रूस से आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन तो अब परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। परमाणु हमले को तैयार पुतिन, पेरिस भागे जेलेंस्की। रूस ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो यूक्रेन को हार से बचा ले। रूस ने अपने इरादों और हमलों से ये भी साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, 32 देशों वाला नेटो हो या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी ईयू हो, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन को बचाना नामुमकिन है। पुतिन हर हाल में यूक्रेन का डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क के इलाकों को पूरी तरह से कब्जे में लेकर ही दम लेंगे। दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देश मिलकर यूक्रेन को 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन अपना एक बड़ा इलाका रूस से नहीं छीन पाया है और उस पर जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। इधर जब से यूक्रेन और यूरोपीय देशों को भनक लगी है कि ट्रंप के विशेष दूत या यूं कहें कि मास्टरमाइंड स्टीव विटकॉफ पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच चुके हैं, उसके बाद से जेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए हैं। एक तरफ कीव पर रूस के तूफानी हमलों ने अमेरिका, यूरोप के एयर डिफेंस की पोल खोल कर रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की सारी अकड़ भी ढीली पड़ चुकी है। घबराए जेलेंस्की 15 दिन में दूसरी बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपातकाल मीटिंग करने जा रहे हैं। जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उन्हें रूस के खूनी पंजे से बचा लेंगे, लेकिन इधर रूसी कमांडरों ने दो टूक कह दिया है कि चाहे यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल जेट ले ले या फिर फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस पर सीधा हमला करके देख ले, रूस यूक्रेन को फ्रांस से मिले सभी लड़ाकू विमानों को आसमान में ही भस्म कर देगा। कुल मिलाकर पुतिन की परमाणु तैयारी और खौफनाक हमलों ने एक बार फिर से यूक्रेन के वजूद पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। क्या यूक्रेन को बचा पाएंगे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त रूस जिस स्तर के हमले कर रहा है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेनी जमीन को रौंदते हुए रूस के सैकड़ों टैंक, तोप और रॉकेट सिस्टम ने पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह किया है। अकेले राजधानी कीव में ही 36 घंटे के अंदर रूस ने 2 बार हमले किए हैं, जिसमें 60 के करीब यूक्रेनी कीव में घायल हुए हैं, जबकि 10 के करीब यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूस ने अपने हमलों में किंजल और स्कंदर जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। कीव के 7 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस कीव और कीव के 7 जिलों पर 650 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। इसके अलावा अपने तूफानी रॉकेट से भी कीव पर खूनी हमले किए हैं। रूस के इन हमलों से राजधानी कीव और उसके आसपास सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस का यहां तक दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 6,800 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
रूस ने अक्टूबर 2025 में यूक्रेन पर 5,300 मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं, जबकि नवंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 5,000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। दावों के मुताबिक रूस ने हमले में 500 क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस से यूक्रेन को फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी बचा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद यही तीनों देश यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार और रूस के खिलाफ रोड़ा साबित हो रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए ज़ेलेंस्की पेरिस में क्या खेल करना चाहते हैं। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. 38,21,000 करोड़ डकार गया यूक्रेन। यूरोप से चाहिए और पैसा। 24 फरवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेन को 430 अरब डॉलर या 400 अरब यूरो या फिर यूं कहें कि 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता मिल चुकी है। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की 27% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो से हर तरह के हथियार मिले हैं, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट मिसाइलें, NASAMS और स्टिंगर मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। वहीं आर्टिलरी में M777 होवित्जर तोपें, हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, सीजर स्वचालित होवित्जर तोपें यूक्रेन को जंग करने के लिए मिल चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद वाहन और टैंक में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, चैलेंजर 2 टैंक, लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन को मिले हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें जैसे कि जेवलिन और NLW भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। अगर बात की जाए कि किस देश ने यूक्रेन को अब तक कौन कौन से हथियार दिए हैं, तो जरा वो भी जान लीजिए। अमेरिका से 31 M1 एब्राम टैंक, 352 ब्रेडली बख्तरबंद वाहन, 201 होवित्जर तोप, 39 हाइमार्स लॉन्चर यूक्रेन को मिल चुके हैं। इसके अलावा 17 पैट्रियट और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं, जबकि अमेरिका ने 5,700 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें यूक्रेन को दी है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $71 बिलियन यानी लगभग 6,31,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुका है। यूरोपीय संघ यानी EU ने भी जमकर मदद की है। लेपर्ड टैंक, F-16 फाइटर जेट दे चुका है। 200 से ज्यादा लेपर्ड टैंक EU देशों ने दिए हैं। 81,000 यूक्रेनी सैनिकों को EU देशों में ट्रेनिंग दी गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक दे चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दे चुका है। लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे चुका है। वहीं फ्रांस भी यूक्रेन को जमकर हथियार दे रहा है। स्कैल्प मिसाइलें फ्रांस ने यूक्रेन को दी हैं। सीजर होवित्जर तो बड़ी संख्या में दी है। इसके अलावा मिराज 2000 जेट भी दिए हैं। फ्रांस लगभग 18,660.6 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे चुका है। Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. लेकिन 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है, बल्कि उल्टा रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद डाला है। रूस ने 28 और 29 नवंबर की रात को कीव ओब्लास्ट में यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक और संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। रूसी सेना ने 36 मिसाइलें लॉन्च की है, जिनमें से 5 किंजल और 4 स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें और 23 KH-101 स्कंदर K और 4 KH-59-69 क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं।
इसके अलावा 596 शाहिद और केरबेरा प्रकार के ड्रोन से यूक्रेन में हमले किए गए हैं। रूस की 12 KH-101 इस्कंदर की 4 इस्कंदर M और 2 KH-5969 मिसाइलों से हमले हुए हैं, जिसने यूक्रेन की 22 जगहों को तबाह करके रख दिया है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की 15 दिन में दूसरी बार फ्रांस भागे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ज़ेलेंस्की और मैक्रों की मुलाकात होगी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन लुएल बैरोट के मुताबिक शांति वार्ता पर बातचीत करने के लिए पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का स्वागत है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट का कहना है कि पुतिन को सीज़फायर स्वीकार करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस को नए प्रतिबंधों के लिए भी तैयार रहना होगा। इससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और यूरोप भी यूक्रेन को पूरा समर्थन देगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिन में ही ज़ेलेंस्की का ये दूसरा फ्रांस दौरा है। इससे पहले ज़ेलेंस्की 17 नवंबर को फ्रांस पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए अगले 10 सालों में 100 राफेल लड़ाकू विमान समेत ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के समझौते पर दस्तखत किए थे। लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड जैसे देश पूरा जोर लगा रहे हैं कि अमेरिका रूस के खिलाफ नेटो और यूरोप की तरफ से भी जंगी मोर्चा खोल दे। और यही वजह है कि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक पाई है। पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन में हुई नेटो और यूरोप की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को ये लॉलीपॉप दिया गया कि यूरोप और नेटो रूस से यूक्रेन को बचाएंगे। यही वजह है कि नेटो और यूरोप के देश यूक्रेन को अपने महंगे हथियार बेचने में लगे हुए हैं। हथियार बेचने की इस होड़ की वजह से कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुक पा रहा है। जरा देखिए कैसे फ्रांस और रूस एक दूसरे के फाइटर जेट को कम दिखाने पर तुले हुए हैं। Su-35 वर्सेस मिराज 2000, जंग का असली फाइटर कौन? रूस और यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने वाले हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद ना तो रूस और ना ही पश्चिमी फाइटर जेट से लैस यूक्रेन हवा में अपनी बादशाहत कायम कर पाए हैं। दोनों ही देश लगातार वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रूसी सरकारी कंपनी रोस्टेक ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसके सुखोई 35S फाइटर जेट ने पश्चिमी देशों के F-16 और मिराज 2000 विमान को कम ऊंचाई की लड़ाई में पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि मिराज 2000 फाइटर जेट की सफलता दर 8% रही, जो बहुत ही शानदार रही। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 विमानों ने रूसी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया। विश्लेषकों का कहना है कि इन दोनों देशों के दावों से एक बात साबित है कि दोनों ही यूक्रेनी आकाश पर दबदबा कायम करने में संघर्ष कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में रोस्टेक के सीईओ ने बताया कि सुखोई 35 की वजह से दुश्मन के विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ान भरना पड़ रहा है। वहीं सुखोई 35 जेट सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्यों को तबाह कर रहा है। इसी वजह से दुश्मन के विमान हवा से हवा में मिसाइल नहीं दाग पा रहे। इसमें अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी विमान मिराज 2000 भी शामिल है। रूस का सुखोई 35 विमान एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है जो हवा में बादशाहत कायम करने और सटीक हमला करने में माहिर है। इसमें एयरबेस ई रडार लगा है जो 400 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली R-77 या R-37M मिसाइलें लगी है। रूस अब तक करीब 8 सुखोई 35 जेट को जंग में गंवा भी चुका है। वहीं यूक्रेनी सेना लगातार फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट की तारीफ कर रही है। यूक्रेनी वायुसेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 की मैजिक 2 मिसाइल युद्ध के दौरान बहुत ही प्रभावी साबित हुई है। यूक्रेनी पायलट्स के दावों के मुताबिक
मिराज 2000 फाइटर जेट की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सफलता दर 98% है। रूस की जीत 100%। यूक्रेन को जिताएगा कौन? रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुस चुकी है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर मादियार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। Балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети. Ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий. Багато в чому удар демонстративний. Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям. Слабкість реагування на російську наглість, саме наглість. इधर पुतिन को भड़काने वाला एक बड़ा कदम इजराइल ने उठा लिया है। नेटो को बड़ी ताकत देने के लिए इजराइल ने अपना सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम जर्मनी भेजने की तैयारी कर ली। लेकिन पुतिन का हौसला बढ़ाने वाली खबर अब ईरान से आई है। इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। यूक्रेन के आगे मोर्चा पुतिन वर्सेस नेटो का बन चुका है। इस जंग के धमाके और बड़े और ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में अब दो और देश, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ यूरोप को बहुत बड़ी फायर पावर देने जा रहे हैं। एक तरफ पुतिन के साथ ईरान है, जिसने रूस को हजारों शाहिद ड्रोन सप्लाई किए हैं। दूसरी तरफ जर्मनी यानी नेटो के पाले में इजराइल कूद गया है। जर्मनी में इजराइल का बहुत ही खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहा है और नाम है एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, ये जानने के लिए 2025 के जून के महीने में चलिए, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की थी, तो 10-20 नहीं, 70-80 नहीं, बल्कि 550 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को छलनी कर दिया था। जून 2025 का महीना इजराइल के लिए एक बहुत ही बुरे ख्वाब की तरह था, जिसका असर व्हाइट हाउस तक देखा गया। तेल अवीव में तबाही की ऐसी तस्वीरों ने ईरान की मिसाइल पावर पर मुहर लगा दी थी। ईरान ने इजराइल पर दागी थी 550 मिसाइल और इनमें से 55 से 60 मिसाइल इजराइल पर गिरी थी। बाकी सबको रोकने वाला
सबसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 साबित हुआ, जिसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया था। अब यही एरो 3 सिस्टम जर्मनी में तैनात होकर पुतिन की मिसाइल पावर को चैलेंज करने जा रहा है। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस नेटवर्क जर्मनी में तैनात होने जा रहा है। ये पुतिन को खुल्लम खुल्ला धमकी देने जैसा है कि हिम्मत है तो दिखाओ कितनी मिसाइल मारोगे जर्मनी पर। इजराइल का यही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। हालांकि ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल के मिसाइल डिफेंस नेटवर्क फिर भी फेल साबित हुए, क्योंकि ईरान की 10% मिसाइलों ने इजराइल के शहरों का ये हाल किया था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन सिर्फ एरो की कामयाबी देखकर जर्मनी का जोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में पुतिन का गुस्सा जब किसी भी नेटो देश पर भड़क सकता है, तब एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करके जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सीना चौड़ा करके पुतिन के सामने खड़े हो गए हैं। जर्मनी ने 2023 में इजराइल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। तब $3.5 अरब में यह डील हुई थी। इजराइल के बाहर जर्मनी पहला देश है जहां एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहा है। गाजा का युद्ध खत्म होने तक जर्मनी ने इजराइल से डिफेंस डील थामी हुई थी, लेकिन अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर जो समझौता 28 सितंबर 2023 को हुआ था, वो पूरा होने जा रहा है। फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन से साफ साफ कह दिया है कि तुम कितने यूक्रेन मारोगे, यूरोप के हर देश से ज़ेलेंस्की निकलेगा। यानी पुतिन को रोकने के लिए जर्मनी ने ज़ेलेंस्की वाला दम दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यूरोप, या यूं कहें कि नेटो और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। फ्रांस के पेरिस से लेकर ब्रिटेन के लंदन और जर्मनी के बर्लिन तक पुतिन के खौफ ने आग लगाई हुई है, और अब यूरोप का हर देश पुतिन को रोकने वाली कोई ना कोई गारंटी चाहता है। यही वजह है कि फ्रेडरिक मर्ज को इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब पुतिन को रोकने वाली गारंटी नजर आ रहा है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अमेरिका के साथ तैयार किया गया सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ये अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल, या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी 2600 करोड़ रुपए। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू मिसाइल सप्लाई की गारंटी दे पाएंगे, क्योंकि जून 2025 में ईरान के साथ हुए युद्ध के बाद अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही हैं। ये ऐसी खबर है जिसे देखकर नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएं। अमेरिका के अखबार ने लिखा कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। सवाल ये है, क्या जर्मनी ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जिसका अपना मिसाइल संकट किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है?
ऐसे में नेतन्याहू जर्मनी को पुतिन से कैसे बचा पाएंगे जब उनका अपना मिसाइल गोदाम किसी भी वक्त खाली हो सकता है। और ये तो ऐसा वक्त है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का सायरन लगातार बज रहा है। ईरान के कमांडर लगातार ईरान के नक्शे के आसपास बढ़ते हुए खतरों को देख रहे हैं। ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने इजराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब दिया तो ईरान से कितनी मिसाइलें दागी जाएंगी, इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम का अब तक एक बड़े चैलेंज का सामना हो रहा है। क्योंकि ईरान अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को दहला चुका है। इजराइल को पता है कि जून में ईरान ने 4 तरह की मिसाइल फायर की थी। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशिबा और शेफाल जैसे छोटे शहर इन्हीं मिसाइलों की रेंज में फिर से हैं। ये बात ईरान की तरफ से बार बार बताई जा रही है। इस वक्त गाजा के बाद नेतन्याहू के टारगेट पर लेबनान है और वहां हिजबुल्लाह कमांडर तबतबाई की हत्या के बाद ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। यही वजह है कि ईरान एक बार फिर से इजराइल को अपनी मिसाइल पावर की याद दिला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह चुके हैं कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ नया युद्ध लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अरागची का दावा है कि इजराइल की मिसाइलों की क्वालिटी यानी मारक क्षमता बढ़ गई है, क्वांटिटी यानी तादाद बढ़ गई है। अरागची ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उसे इजराइल की कमजोरियां पता है, उसे इजराइल की ताकत पता है और दुश्मन को भी पता चल गया है कि अगर हमला हुआ तो वो बचेगा नहीं। सवाल अब ये है, क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बार बार चेतावनी जारी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर ऐसे ही हमलों को लेकर आगाह कर चुके हैं। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। ईरान के कमांडर बार बार बता रहे हैं कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम न दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। फिलहाल इजराइल और लेबनान का बॉर्डर एक्टिव हो गया है और इजराइल का डर ये है कि लेबनान में हथियारों के गोदामों पर किए गए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह।
लेबनान और इजराइल के बीच ताज़ा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को भी उम्मीद नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इसके आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंच जाता है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5 रॉकेट है, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है जिलजाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों के पास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल के बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में तो युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का ऐसा डबल ट्रैप साबित हुआ जिसके आगे ईरान भी मजबूर हो गया। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। जब से हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अपना जिगरी कमांडर तबतबाई खोया है, पूरे पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त ऐसे युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अगर जंग हुई तो समझ लीजिए कि इसका कंट्रोल ना इजराइल के पास होगा ना अमेरिका के पास, क्योंकि फिर पुतिन की एंट्री भी होगी और वो जर्मनी को दिए जा रहे एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बदला भी दुनिया के इसी वॉर जोन में लेने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएंगे।